आज के दिनों का सबसे बड़ा दुख है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो चुकी है। शायद फ्रेंडली पॉलिसीज़ ना होने की वजह से हम दूसरे मुल्कों को तो फ़ायदा दे रहे हैं बट अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। कन्वेंशनल किस्म की एक एजेंसी बन जाना और एक प्रॉपर एक्सपर्ट एजेंसी के अंदर यही डिफरेंस होता है कि वो आपको आपके पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर हेल्प करे। अगर हम पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा रिटेंशन रेशो कभी भी नहीं होगा। देखिए एक ब्रांड हमारे साथ काम करेगा, वो 1 साल करेगा, उसको पता चलेगा ये एजेंसी ख़त्म, अब मुझे किसी दूसरे के पास जाना है। चूँकि हमारे पास वो डाटा सेट जो नॉलेज का एक था वो 1 साल में पूरा हो गया। मेरी एक डिटेल्ड कॉल मेटा के साथ चली ऑलमोस्ट 49-48 मिनट्स की, जिसमें उनसे भी बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन मेरी हुई। तो वो मेटा की टीम ये कह रही थी कि आपको रील्स के ऊपर काम करना चाहिए। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a very multi-talented person who has contributed a lot to the industry. I would say that he is one of the pioneers of e-commerce in Pakistan since he started his journey from a very long time. He is the Managing Director and founder of Ozify, Zohaib Malik. Assalamu alaikum Zohaib, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट सर, वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। आपने अपना कीमती टाइम निकाला। आई नो द टाइप ऑफ कंपनी, द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर रनिंग, इट्स रियली वेरी हार्ड टू manage the time, especially on Saturdays, on weekends as well. We are working in the industry. I'm grateful and thankful to you on behalf of FutureFest as well that आप आए, आपने हमें अपना टाइम दिया और बहुत कीमती टाइम दिया। प्लीज़ जोहेब मुझे बताएं, introduce yourself. Who is Zohaib Malik? Where did he started his journey from? And how did he became the founder and managing director of Ozify? उमैर भाई मैंने 2014 में ई कॉमर्स आपका स्टार्ट लिया। ई कॉमर्स फिर 2014 से पहले मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ई कॉमर्स भी कुछ होता है, या लोग ई कॉमर्स के अंदर किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वेबसाइट बनती हैं, किस तरह लोग प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे होते हैं। तो 2014 में एक्सीडेंटली मुझे एक कंपनी की पोस्ट नज़र आई जिसमें मैंने अप्लाई कर दिया फॉर कस्टमर सर्विसेज एग्जेक्टिव। मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, गुलबर्ग में ऑफिस था, और उन्होंने मुझे बताया कि यार जिस पोस्ट के लिए आपने किया था अप्लाई वो तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, ठीक है, लेकिन एक पोस्ट हमारे पास और है, अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो हम आपके साथ उसको शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली, मैं बिल्कुल, चूँकि मैं ई कॉमर्स को थोड़ा स्टडी कर चुका हूँ, मैं इसमें करना चाहता हूँ और मैं ग्रो करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक एडमिन रिलेटेड जॉब कर रहा था, एक ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटर था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग थी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ लाजमी शेयर करें। उन्होंने मुझे बताया कि आप बैक एंड ऑफिसर, एग्जेक्टिव बैक एंड ऑफिसर की जॉब कर लीजिए। उसके अंदर ये होगा कि हम आपको प्रोडक्ट डिटेल देंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें वो मेरे लिए और भी ज़्यादा चार्मिंग था कि मैं ये जानना चाहता था कि लोग किस तरह वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और कैसे बिकती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब बिल्कुल मेरे लिए नया था, और आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल फॉर दैट गाय जिसने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, चूँकि मैं बिल्कुल नया था उस इंडस्ट्री में। तो वहाँ से मैंने 2014 और वो इंडस्ट्री का मतलब फास्ट ग्रोइंग ब्रांड सफ़ायर था जिसमें मैंने पहली जॉब स्टार्ट ली और अपना ई कॉमर्स जर्नी का स्टार्ट लिया, और वहाँ से काम शुरू किया। फिर वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज भी की, वहाँ पे ई कॉमर्स भी सीखा, सारा कुछ किया। उसके बाद एक लीडिंग एजेंसी थी जहाँ पे जॉब की, ठीक है, उसमें हमने मोर देन 70 ब्रांड्स को सर्व किया। बहुत अच्छी जर्नी थी जिसमें मैंने ई कॉमर्स का पूरा सर्कल जाना, बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, छोटे ब्रांड्स के साथ काम किया, जानने की कोशिश की कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और किस तरह हम बीइंग एक्सपर्ट कैसे उसको फेस कर सकते हैं। बिल्कुल, करते करते एक अच्छा टाइम चल रहा था, और फिर उस एजेंसी के साथ हमारा मैंने काफ़ी चीज़ों को लर्न किया, और मेरा एक स्टॉप आ गया, एक बैरियर आ गया कि मुझे जो लर्निंग में चाह रहा था वो लर्निंग वहाँ पे कर नहीं पा रही थी। हाँ, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी थोड़ी सी ब्रेक ली उस एजेंसी से, और मैं एक ब्रांड के अंदर चला गया। आई जस्ट वांट टू लर्न के ब्रांड की ब्रांड के अंदर क्या होता है। यस, कि उस तरफ लोग बैठ के क्या कर रहे होते हैं जो हम इधर चैलेंज फेस कर रहे हैं, या हम लोगों को जो लोग हमें क्वेरीज दे रहे हैं, क्या वो क्वेरीज ऑनेस्टली किस लेवल की हैं, मुझे उस टेबल पे बैठ के देखना है। तो फिर मैंने एक ब्रांड को ज्वाइन किया जिसमें मैं एज अ ब्रांड मैनेजर फॉर मार्केटिंग था, फॉर
orders processing for all kind of. E-commerce के अंदर जितनी सर्विसेज आती थी, you were taking part of it. In the meantime, you were learning the back-end part of the brand as well Exactly. to have a better knowledge of the product. Yes, कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट की पूरी जर्नी क्या है, कैसे हम दुकानों पे जाते हैं, कहाँ कैसे ऑनलाइन पे जाता है, पूरा एक सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है. इससे पहले तक मैं सिर्फ ये जानता था कि ई कॉमर्स खड़ा कैसे करना है, लेकिन ई कॉमर्स खड़ा करने से पहले हमें प्रोडक्ट भी तो बनानी है, हमें प्रोडक्ट भी तो देनी है, प्रोडक्ट लेके आने तक के क्या चैलेंजेस होते हैं वो जानना था. जब वो कर रहा था तो चूंकि एक ब्रांड के अंदर एक स्टैटिक रोल होता है आपका, आप उस स्टैटिक रोल से हट के कुछ भी नहीं कर रहे, डेली बेसिस पे सुबह Restrictions भी होती हैं, definitely I can understand. एग्जैक्टली कि सुबह आपने आना है, आपने सेल समरी निकालनी है, आपने देखना है लास्ट डे क्या हुआ, अगले दिन क्या करना है, आप अगली लॉन्च कब आ रही है, सेल कब करनी है, सेल के टारगेट्स क्या हैं, एक स्टैटिक आपकी रूटीन चल रही है. इसके अंदर कुछ भी करंट नहीं है, कोई भी नई चीज़ नहीं आ रही. जबकि आप एक जैसे कि आप एजेंसी के अंदर काम कर रहे होते तो आपके पास डेली बेसिस पे एक नया चैलेंज आता है, आप नई चीज़ सीखते हैं. वो वाली चीज़ वहाँ पे नहीं थी. तो आई डिसाइडेड कि यार मैंने ये भी देख लिया कि एजेंसी साइड पे बैठकर ब्रांड क्या इशू फेस करता है और ब्रांड साइड पे बैठ के हमें एजेंसी से क्या इशू मिलते हैं. बोथ साइड्स आपने देखी, आपने स्टडी की. आई अंडरस्टैंड कि आपने अपनी लाइफ में जो यू स्टार्टेड योर जर्नी लॉन्ग बैक. इट्स वेरी इंप्रेसिव योर जर्नी. और डेफिनेटली आज आप जहाँ बैठे हुए हैं, द इंडस्ट्री में जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वी कॉल इट दैट यू हैव सक्सीड अ लॉट. माशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको और जो है सक्सेस दे. तो आई थिंक सिंस जो हमारे टॉपिक्स हैं ज़ोहैब, उसमें यूथ और हमारी ग्रोथ में ना यूथ का बहुत बड़ा पार्ट है. एग्जैक्टली. तो मैं ये समझता हूँ कि विल ट्राई टू सम अप दिस योर जर्नी that taking bold steps, taking risk was the factor that you succeeded a lot in your life. तो ये आपने बताया कि this is how you started your journey, and then you felt the need कि you want to run your own show. That is why you formed this company. You became the founder of this company, जो कि एक 360 degree services provide कर रही है, because you started from customer service, then you went to the technical side of the website of the brand. Yes. Website of the brand, and you mashallah you have contributed a lot to the industry. मैं समझता हूँ आपने 100+ वेबसाइट्स अपनी जर्नी में अभी तक कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस. 150+ कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पूरी जर्नी की, इन टर्म्स ऑफ वॉजिफाई एंड इन टर्म्स ऑफ द अदर कंपनी एज वेल. यस. एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपने की, सारा कुछ किया. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ओवरऑल. ठीक है. अब एक नया लाइफ का चैप्टर आया, ऑजिफाई. अब उसमें सारी चीजें, मतलब एग्जीक्यूशन तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी. टेल अस द चैलेंजेस यू फेस्ड, बिकॉज आई थिंक एट दिस स्टेज बिजनेस डेवलपमेंट वाज द मेजर रोल, एंड टू कन्विंस पीपल दैट टू वर्क विद द स्टार्टअप. क्योंकि हम स्टार्टअप के बारे में बात तो करते हैं, बट हम उसको चांस नहीं देना चाहते. एग्जैक्टली. हम किसी को कह सकते हैं कि स्टार्टअप के साथ काम कर लो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू, यानी कि एक डॉक्टर भी आप अपने बच्चे को जो है एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दूसरे को कहते हैं कि आप यार इतने महंगे डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, उसके सस्ते डॉक्टर के पास जाओ, सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ. ट्रूली आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. प्लीज टेल मी व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हेन यू, जब आपने ऑजिफाई बनाई, टीम हायरिंग का प्रोसेस, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, इतनी सक्सेस इतनी जल्दी माशाल्लाह, कैसे यहाँ तक आप पहुंचे और क्या क्या वक्त ने और क्या क्या इस जर्नी ने आपको सिखाया? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. लेकिन जब स्टार्ट करने से पहले मैंने ये तो देख लिया कि यार अब मैंने एजेंसी भी देख ली, मैंने ब्रांड भी देख लिया, मुझे पता है कि मैं इन दोनों चीज़ों को ओवरकम कैसे करूँगा और मेरे लिए बड़ा आसान होगा. स्टार्ट करने से पहले तक मैं ये सोच रहा था, बट जब मैं इस पॉइंट पे आया कि अब इसको स्टार्ट करना चाहिए, मैं एक जॉब कर रहा था और अच्छे पे स्केल पे जॉब कर रहा था, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. चूँकि आप समझते हैं, जब मतलब जो जॉब है वो एक ऐसी, आप कह लें कि उसको एक ऐसा वो लालच है जो आपको कभी भी छोड़ने नहीं देता. बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि वो एक फिक्स इनकम आपको आ रही होती है, आपके एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं और आप बड़ा मुश्किल वो जब आप फैसला सैलरी होता है. ले रहे होते हैं और अब आपने एक Salary कम देनी. 15-20 लोगों को सैलरी देनी है, तो वो जो फेयर है ना, ट्रांजिशन बहुत मुश्किल है. यस, दैट फेयर डज नॉट लेट यू टेक दैट डिसीजन, इट स्टॉप्स यू. यस, एग्जैक्टली. तो वो मेरे लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक उस टाइम पे था, लेकिन चूंकि मैं मोटिवेटेड था और मैं डे वन से मतलब जब मैं प्रोफेशनल करियर में आया, प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट किया, इससे पहले मेरी फैमिली में किसी ने कभी जॉब नहीं की थी. तो मेरे लिए जॉब करना भी एक चैलेंज था और मुझे जॉब से बाहर निकलना उससे बड़ा चैलेंज था. ठीक है, तो लेकिन डे वन से मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे कुछ करना है, बट मैं ये क्लियर नहीं था कि करना क्या है, मैं क्या करूं. मैंने बहुत से वेंचर्स किए, उसमें बहुत से लॉस भी बर्दाश्त किए, बट जब मैंने ई कॉमर्स सीखा, ई कॉमर्स के बाद मैंने एजेंसी का स्टार्ट लेना मतलब सोचा कि मैं स्टार्ट लूँगा, और
अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपीरियंस था, सारा कुछ था, बट वो एक फेयर था, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी कश्तियाँ जला दी। अब कश्तियाँ जलाने के बाद जब मार्केट में निकलूँ तो जैसे आपने बोला कि हर बंदा चाहता है कि यार वो एक वेल सेटल्ड वेल सेटअप एजेंसी के साथ काम करे, किसी भी नई एजेंसी के साथ काम नहीं करना चाहता। बहुत बड़ा चैलेंज था। उससे पहले मुझे ये लग रहा था कि यार बिज़नेस डेवलपमेंट सबसे मुश्किल काम होगा। टीम तो बना लेंगे, पैसे देंगे, टीम आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, नई भी टीम बनेगी तो हम खुद कर सकते हैं, जो कि बिकॉज आपके स्किल पास सेट है। 360 डिग्री का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था एंड आई हैव सीन इन द बिगिनिंग दैट यू जब आपने कंपनी बनाई तो बहुत सारी चीज़ें आज भी मैं सोचता हूँ कि अपने हाथ से आपने बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं विच इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट यू सक्सीडेड। मुझे यस यस डेफिनेटली यस फिर एक कम्युनिकेशन स्किल्स थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैदा हुए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने मतलब डेफिनेटली जिस तरह आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड एक्सपोजर ये था कि देवर बिजनेसमैन पीपल इन योर फैमिली, यू वर द वेरी फर्स्ट टू डू जॉब, फिर उसके बाद वही जॉब करना, जॉब से निकलना, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए एक चैलेंजिंग रह चुकी हुई हैं और आपने बड़े अच्छे से उसको ओवरकम किया। कमिंग बैक टू द ऑजिफाई, प्लीज़ टेल अस कि ऑजिफाई क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? Umair bhai, we are providing 360 digital marketing 360 e-commerce services that includes website management, development. Now we recently started product photo shoot, PR services, digital marketing, SEO and all सारी चीज़ें चल रही हैं और लास्ट 6 मंथ से हम फुलफिलमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ 4 ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्डेड हैं, जो बहुत छोटे यूनिट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जैसे जिसमें स्किन केयर की इंडस्ट्री है, हेयर केयर की इंडस्ट्री है, मतलब वो हेयर केयर के कुछ लोग हैं जो फुलफिलमेंट की सर्विसेज भी हमसे ले रहे हैं, स्किन केयर के कुछ लोग हैं वो भी हमसे ले रहे हैं। मतलब जो अभी चूँकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम बड़ा वेयर हाउस मैनेज कर सकते, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन टू स्टार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज फॉर दिस इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग वो सारी चीज़ें तो चल ही रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग मोर देन 35 क्लाइंट्स फ्रॉम वजीफाई एंड आवर टीम साइज इज़ ऑलमोस्ट 32 मेंबर। ठीक है, और जैसे मैं बता रहा था कि बिज़नेस डेवलपमेंट मुझे लगता था कि सबसे मुश्किल पार्ट होगा इस जर्नी का, बट जब मैंने बिज़नेस डेवलपमेंट स्टार्ट की, चैलेंजेस आए और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे बहुत से अपने जानने वाले दोस्तों ने और इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि यार ज़ोहेब तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। ठीक है, एजेंसी बनाना इतना आसान काम। because nobody might have seen your this chapter of your life, this angle, आपका ये वाला एंगल किसी ने नहीं देखा था। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि मैं एजेंसी को स्टार्ट लेने से पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। ठीक है, सोशल नहीं था, कम्युनिकेशन में इतना अच्छा मैं समझता हूँ अभी भी शायद नहीं हूँ। ठीक है, और सेलिंग मेंबर नहीं था, मैंने कभी बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब की नहीं थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें तो बिज़नेस डेवलपमेंट की टीम वजीफाई के पास नहीं है। ठीक है, हम रिलेशंस के ऊपर या हम अपनी सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किसी ब्रांड को अगर सर्विस देते हैं तो वो ब्रांड दूसरों को रिकमेंड करता है, हमें जेनेरिक वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आपका बिजनेस है Exactly. बेसिकली। Exactly. दिस इज व्हाट हैपेंस, ये हमारा कल्चर भी ऐसे ही है कि वी डोंट, क्योंकि उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। इफ आई वांट टू वर्क विद एन कंपनी तो आई हैव टू डू अ रिसर्च, आई हैव टू डू अ रिसर्च एंड आई हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का फेस हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन हम उसकी टीम से मिले, टीम को देखें। बिकॉज आई हैव सीन दिस, आई हैव वर्कड इन अब्रॉड, आई हैव वर्कड इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। वहाँ पे ये होता है कि यू मीट द पर्सन who pitches you, but then you set up a meeting in their office and then जो भी सर्विसेज आपने लेनी है उन सर्विसेज को जो लोग ऑपरेशनली आपके साथ आपके लिए काम कर रहे होंगे आपके बिजनेस पे, उनको मिलना और टीम को देखना बहुत ज़रूरी है। ज़ोहैब मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेंटोरशिप? मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है? इन टर्म्स ऑफ आर इंडस्ट्री मेंटोरशिप ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं समझता हूँ मेंटोर आपको बनाना चाहिए, और वो मेंटोरशिप ये नहीं होती कि आप मतलब आप किसी गोरे को पकड़ लें, आप किसी फिल्म स्टार को पकड़ लें, वो मेंटोरशिप एक और अदर साइड ऑफ द स्टोरी है। मेंटोरशिप अगर आप वो आइडियल है, ये मेंटोरशिप है, बिल्कुल ट्रूली देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दैट। मेंटोरशिप का सवाल मैंने पूछने का आपसे ही रीजन था क्योंकि डेफिनेटली जब आपने रिस्क लिए, जब आपने जो अपने फेयर्स खत्म किए और ये जो ग्रोथ ली, डेफिनेटली इसमें आई डोंट वांट यू टू मेंशन योर मेंटोर, बट व्हाट आई वांट इज दिस, दैट यू शुड, that do you believe in this concept, like people will mentor you, otherwise it's not easy to get convinced and take decisions. 100% yes. अच्छा, मैं उस तरह किसी को शायद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मेंटोर मेरा शायद नहीं है कोई उस तरह,
जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद मैं आज या जिस स्टेज पे हूँ ये मैं 1 साल पहले पहले शायद हो हो जाता जाता, बिल्कुल सही अगर मैं बात है। किसी को मेंटोर ले लेता या मुझे अगर कोई मेंटोर कर देता। मैं जैसे बताया कि जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सॉर्ट ऑफ राइवली पे चला गया ना, कि मैंने एजेंसी स्टार्ट ली क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, मैंने उनको डिसएग्री किया, मैंने स्टार्ट ली। और उसमें जो मुझे जिनको मैं मेंटोर लेता था वो भी मेंटोर से थोड़ा सा But truly, I understand. देखिए, nobody wants to see, especially जब आप किसी सर्कल में रह रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, nobody wants to see you as in competition. Exactly. Especially, but I think that if nobody wanted to see you as a competition, that means they knew this, that you will succeed in your life and you will. Otherwise, अगर आप नहीं कर सकते होते तो nobody would have thought you or taken you as a competitor. But hats off to you that you are doing good and great and you're contributing a lot to the industry. मुझे बताएं कि एक स्टार्टअप अफोर्ड कर सकता है ओजीफाई को, या ओजीफाई जो अभी कहाँ सर्व कर रही है और किन क्लाइंट्स में किन क्लाइंटल में खेल रही है, क्या उसका एक वो जो साइकिल है, एक जो उसके क्लाइंट का साइकिल है? यस एग्जैक्टली 100%। एक स्टार्टअप, एक एसएमई तो चूँकि स्टार्टअप से नेक्स्ट स्टेज है, स्टार्टअप बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है। मैंने डे वन पे जो एम सेट किया था अपना या कंपनी का, वो यही था कि यार हम हर किसी के लिए अफोर्डेबल होंगे, हर किसी को हमने अपनी सर्विस देनी है और बेस्ट स्किल सेट देना है, ताकि जैसे मतलब वो अगर हम भी नहीं करेंगे तो फिर हम भी वो लोकल इंडस्ट्री की तरह काम करना शुरू हो जाएंगे और लोकल माइंडसेट हो जाएगा। जैसे हमने स्टार्टअप को मौका नहीं देना, हमने स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, तो हमारा भी वही वाला रोल सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने डे वन पे सेट किया कि जो स्टार्टअप है उसके लिए पैकेज उसके हिसाब से होगा, लेकिन हम सर्विसेज जो देंगे वो इंटरप्राइज वाली देंगे। बिल्कुल सही ठीक है, ताकि मतलब दे ऑल्सो हैव राइट के उन्होंने भी ग्रो करना है, और अगर हम उनको हेल्प नहीं करेंगे तो कल को हमें कोई हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। इट्स व्हाट दे थिंक, इट्स गिव एंड टेक, like you know, further today I will ask you a question which is related to this, कि एक इंडस्ट्री से लिया गया, इंडस्ट्री को दिया गया, देना क्या है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ जोएब मलिक इन ओजीफाई? अब तो शायद कुछ भी नहीं है चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह टीम इज़ वेरी वेल इक्विप्ड और सारी चीज़ें रिमोट ऑटोमेटिकली चल रही हैं, एक एसओपीज़ बन गए हैं, उन एसओपीज़ के अकॉर्डिंग Processes हम बन काम गए कर हैं, रहे हैं। यस चेक्स बने हुए हैं। एग्जैक्टली। True. तो उसी मतलब आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो भी क्लाइंट हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं वो सारी सर्विसेज उनको प्रॉपरली मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और नहीं। और दूसरा ये कि मुझे क्या वैल्यू ऐड करनी है मैंने ऑन गोइंग क्लाइंट्स के लिए, तो मेरा भी करंट रोल सिर्फ यही है कि मैं वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने ऑन गोइंग क्लाइंट को वैल्यू। क्लाइंट रिटेंशन भी उस पे उसका पार्ट है बेसिकली। तो डू यू फोकस ऑन क्लाइंट सर्विसिंग इन द सेंस के, I mean, do you meet your clients? Do you find out what are their problems, and do you find solutions to the problem? Exactly. And your team is equipped to give them to give the solutions to your client. Exactly. देखिए we majorly focusing on the retention of clients. I think instead of yes, new development. जो हमारी इंडस्ट्री का भी, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, जो हमारी इंडस्ट्री का, जो हमारे मुल्क का इस टाइम जो सिचुएशंस चल रही हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर ईयर और मे बी लास्ट ईयर से, क्लाइमेट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, आई थिंक जो आपके पास बिजनेस है, यू शुड रिटेन इट, एंड क्लाइंट रिटेंशन मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स फॉर द ग्रोथ एज वेल। मेरा ख्याल है कि सक्सेस स्टोरी वही होती है कि क्लाइंट रिटेंशन रेशो क्या है आपकी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन टर्म्स ऑफ ओजीफाई हम बात करें तो हमारा रिटेंशन रेट इज 98%, which is very good, माशाल्लाह। Yes, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में 98% रखना, it's a very big achievement. आपने अर्लियर मेंशन किया स्किन केयर, we have noticed this thing since we were going through your profile कि आपकी कंपनी ने माशाल्लाह you are doing great in all departments, लेकिन स्किन केयर में आपके क्लाइंट्स, आई थिंक आई हैव सीन दिस पोर्टफोलियो आपका स्किन केयर का एग्जैक्टली, थोड़ा यू कैन से यस थोड़ा ज़्यादा भी है। और उससे बड़ा चैलेंज ये है कि इट वाज, सिंस आई एम आल्सो फ्रॉम अ सर्विस इंडस्ट्री, तो आई अंडरस्टैंड दिस कि स्किन केयर इंडस्ट्री के जो स्किन केयर इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इन दिस डज नॉट बिहेव द वे द अदर प्रोडक्ट्स बिहेव। क्योंकि अगर आज मैंने एक स्किन केयर मे बी आज मैंने अगर एक सन ब्लॉक ली है, तो मैं अगले कल सन ब्लॉक नहीं लूंगा, मैं परसों नहीं लूंगा, और जो सन ब्लॉक मुझे सूट कर जाएगी मैं वही लूंगा। Exactly. तो हाउ डू यू प्लीज टेल अस समथिंग, क्योंकि देखिए ये जो मैसेज आप भेजेंगे ना, इट विल बी फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल, बिकॉज मे बी डाउन द रोड इफ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट स्किन केयर से रिलेटेड, और पीपल ऑर्गेनिक भी बनाते हैं इसमें, फिर वो केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक ये सारी चीज़ें आती है। स्किन केयर इंडस्ट्री का ख्याल कैसे आया और कैसे उसमें इतने शॉर्ट पीरियड में अबूर हासिल किया, और आज उसके क्या चैलेंजेस हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स
पे फंस गए या जो शुरू करना चाहते हैं? अच्छा, ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा मेरा ख्याल है कि बहुत आसान भी है और शायद फोकस नहीं कर पाते हम, क्योंकि जैसे आपने बोला कि मोस्टली लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि यार स्किन केयर नहीं बिकेगा, चूँकि ये लोग ऑलरेडी एक ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ टू है उसको यूज़ करने के, अब वो दूसरा चेंज नहीं करेंगे। इसलिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनके माइंड में एक फेयर चल रहा होता है कि यार पता नहीं चलेगा, पता नहीं बिकेगा, पता नहीं And नहीं nobody बिकेगा। wants to take the risk on your face, ना? मतलब if I Exactly. bring up a product and tell you to put on your face, why would you do it? यस, इसी फेयर को लेकर हम एजेंसी होल्डर्स उस प्रोडक्ट को या उस प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैलेंज लिया और हमने वो फार्मूला क्रैक कर लिया कि इसको कैसे करना है, True. ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वी आर वर्किंग विद मोर देन आई गेस 10 क्लाइंट्स ऑफ द स्किन केयर इंडस्ट्री, जिसमें जैन फार्म से लेकर को नेचुरल से लेकर रिवाज से लेकर लश ऑर्गेनिक से लेकर मतलब सारे छोटे बड़े काफी सारे बड़े clients नाम आ है रहे हैं। इंडस्ट्री के, Exactly. because these are the key players जिसमें आपने छोटे मोटे सारे मिक्सअप कर दिए। मिक्सअप कर लिए बिल्कुल सही है। और हमने उसको क्रैक कर लिया कि इस तरह करना है। इसके डेमोग्राफिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, इसके इंटरेस्ट थोड़े डिफरेंट हैं, इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है, जो इंशाल्लाह हम किसी और कन्वर्सेशन में Definitely we'll add this. पूरी स्किन केयर इंडस्ट्री को Put- डिस्कस put- करेंगे yeah, इंशाल्लाह। definitely देखिए आप अब you know we started this series of podcasts. The message was the initial objective is to meet people and you know to get connected to the people. And again के इंडस्ट्री में हमने यूथ को मोटिवेट करना है, बिकॉज हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ है। यूथ को ई कॉमर्स में कैसे दे कैन बी पार्ट ऑफ इट, कैसे दे स्टार्ट करते हैं, कैसे नहीं करते। बट कॉलिंग अ गेस्ट लाइक यू, बिकॉज यू नो अब आपके केस में हम स्टार्टअप भी डिस्कस कर सकते हैं। आपने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, स्टार्टअप को आपने माशाल्लाह ताला स्टार्टअप्स 98% फेल हो जाते हैं, आप उन 2% में से थे जिसने सर्वाइव भी किया। सर्वाइव करने के बाद अब आपने अपने बिजनेस को स्टेबल भी कर लिया, कंसिस्टेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लेके आ गए। तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। ये बताएं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द ब्रांड इज फेसिंग, बिकॉज सिंस वी हैव अ कैप लॉक बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज वेल, फिर डॉलर की जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, ये जो पेमेंट मोड है मार्केटिंग के, जो what are the hurdles and challenges that that a brand is facing these days, and what solution does a 360-degree e-commerce provider like you have for them? ये आज के दिनों का सबसे बड़ा दुख है और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मतलब बुरी तरह फेल हो चुकी है शायद, ठीक है। हमारी फ्रेंडली पॉलिसीज़ ना होने की वजह से हम दूसरे मुल्कों को तो फ़ायदा दे रहे हैं, बट अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो इतना बड़ा सेटअप लेके बैठा हुआ है, जो इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठा हुआ है, उस सेटअप की एक ज़रूरत है कि उसको इतनी सेल्स मीट करनी है, जबकि ऑन द अदर हैंड सेम टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी स्पेंडिंग ही नहीं प्रॉपरली कर पा रहे, ठीक है। हर किसी के पास एक कैप है, वो कैप अब बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो उस कैप को एक मंथ में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। Yes, मतलब $30,000 इज लाइक आज के दिन में आई गेस 9 मिलियन, ठीक है। तो बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं, मतलब मैं एक छोटी एजेंसी होते हुए मेरे पास कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी हम स्पेंडिंग एक मंथ के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उस सेटअप की एक कॉस्ट है, ठीक है, जिस कॉस्ट को पूरा करने के लिए उनको तो वो सारे या डेफिनेटली, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग दीज डेज। एक है कि ब्रांड 5 लाख रुपए की सेल के साथ टेंटेटिवली हमारे पास आया, हम उसको 10 पे ले गए, लेकिन उस ब्रांड के रनिंग एक्सपेंसेस 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन है, उसको उतनी सेल चाहिए। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट के सैंक्शंस लगने की वजह से प्रोडक्शन की, अगर हम कपड़े की बात करें तो यू नो धागा इंपोर्ट होने की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से सारा पूरा निज़ाम जो ई कॉमर्स का पूरा दरम बरम हो गया। दिस इज ट्रूली आई एग्री एंड आई ट्रूली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। Zohaib, since you know you have a good experience of startup as well, आप ये बताएं कि जो भी कोई मतलब how do you onboard the clients? Do you see the product as well? Do you provide this consultancy to the brands and the business as well? कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? Because I have a feeling of this कि एक अच्छी चीज़ ही हम बेच सकते हैं और एक अच्छी प्राइस में बेच सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट नॉलेज, मतलब सिंस यू हैव वर्कड इन द ब्रांड एज वेल, तो प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं, क्या नॉलेज है आपकी उसकी, और क्या मशवरा देते हैं आप लोगों को किस किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, या कोई भी कुछ भी बना के ले आएगा और हम जैसे मार्केटर्स उसको बेच देंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, प्रोडक्ट हर चीज़ तो बिकने के लिए तो हर चीज़ बिक सकती है, ठीक है, बट
ऑन द अदर हैंड हमारे पास चूँकि हम मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, हमारे पास एक स्किल सेट है, हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, चूँकि हम शूज़ भी बेच रहे हैं, हम अपैरल में भी काम कर रहे हैं, स्किन केयर में भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाटाबेस यू कैन से कि है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, लोगों को उनकी प्रोडक्शन के प्लान्स सॉर्ट ऑफ देते हैं कि आपको इस टाइम के ऊपर ये चीज़ को लेके आना है, इस प्राइस रेंज के अंदर लेके आना है, और इसका पूरा इन्वेंट्री प्लान ये होगा ताकि हमारे अगेन देखें, बीइंग अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, हमें उनको फाइनेंशियल प्लान भी तो देना है कि आपने इस साल के अंदर अगर इतनी इन्वेंट्री बनानी है तो हमने इतनी हमने लिक्विडेट भी करनी है, उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस ट्रू सही है। और उसके अंदर डिज़ाइंस किस तरह के होंगे, फैब्रिक किस तरह का होगा, इन टर्म्स ऑफ अगर अपैरल की बात करें तो हम पूरी गाइडलाइंस के साथ चल रहे होते हैं। जो हमारे ऑनगोइंग क्लाइंट हैं उनको हम लॉन्च का टाइम सजेस्ट कर रहे होते हैं, सेल्स का टाइम सजेस्ट कर रहे होते हैं, कितनी परसेंटेज सेल्स के साथ जाना है, वो सारी चीज़ों का प्लान हमारी तरफ से जा रहा होता है, जो हमारे साथ कंसल्टेंसी मॉडल के ऊपर क्लाइंट ऑनबोर्ड होते हैं। और मेजरली जब हम कोई न्यू क्लाइंट, बेशक वो स्टार्टअप है, बेशक वो एसएमईज़ है, बेशक वो इंटरप्राइज़ है, उनको हम ये अपनी तरफ से सजेशन देते हैं कि हमें इस टाइम के ऊपर ये चीज़ करनी है, आपको इस टाइम पे ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी है। स्पेसिफिकली जब अगर आप बात करें, जैसे आपने बोला कि हम कॉस्मेटिक्स के अंदर थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम कॉस्मेटिक्स के लोगों को टाइम टू टाइम इन चीज़ों के ऊपर बता रहे होते हैं कि अभी मतलब जैसे समर है तो समर के अंदर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का साइकिल ये बनता है, हमें ये वाली प्रोडक्ट को अनाउंस करना है, हमें ये प्रोडक्ट ठीक है। लेके आनी है। तो हम उन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उस देखिए, कन्वेंशनल किस्म की एक एजेंसी बन जाना और एक प्रॉपर एक्सपर्ट एजेंसी के अंदर यही डिफरेंस होता है कि वो आपको हर आपके पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर हेल्प करे। अगर हम पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा रिटेंशन रेशो कभी भी नहीं होगा। देखिए, एक ब्रांड हमारे साथ काम करेगा, वो 1 साल करेगा, उसको पता चलेगा ये एजेंसी ख़त्म, अब मुझे किसी दूसरे के पास जाना है। चूँकि हमारे पास वो डाटा सेट जो नॉलेज का एक था वो 1 साल पे पूरा हो गया, लेकिन चूँकि हमने लॉन्ग टर्म काम करना है तो हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा। हमारी आप कह लें मजबूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और हमारा बिजनेस मॉडल इस तरह का है कि हमेशा क्लाइंट को कुछ नया चाहिए, ठीक है, हमेशा क्लाइंट को हर चीज़ के अंदर हेल्प चाहिए होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट, बिकॉज हर बंदा ये चाहता है कि मैं एक ही बंदे के साथ काम करूँ और ये सारी चीज़ें उसमें समअप हो जाए, कवर हो जाए। स्किन केयर की बात करते हुए और इंडस्ट्री की बात करते हुए, लॉजिस्टिक्स प्लेज अ मेजर रोल in the e-commerce part, because that is the part where those are the companies, those who deliver the products, ठीक है, और उसमें डिलीवरी, उसमें कैंसिलेशन, उसमें रिटर्न्स। प्लीज शेड अ लाइट ऑन द लॉजिस्टिक्स, व्हाट डू यू सी लॉजिस्टिक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और स्पेशली स्किन केयर में लॉजिस्टिक्स में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? बिकॉज स्किन केयर आई थिंक it's not a apparel, it's not a footwear, you just throw it and these are fragile products as well. This has to be एक हीट में भी उसको, फिर मेकअप की और कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं। तो इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इट? अच्छा, मेजरली लॉजिस्टिक्स के अंदर चूँकि अभी बहुत ज़्यादा मोनोपोली मैं समझता हूँ कि हो गई हुई है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर। इतने शायद ब्रांड्स नहीं हैं जितने लॉजिस्टिक के प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरी लॉजिस्टिक की एक शख्सियत है, उनके साथ मुलाकात हुई जिनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक के अंदर। तो वो मुझे बता रहे थे कि लाहौर के अंदर सिर्फ 50 समथिंग कंपनीज़ हैं जो लॉजिस्टिक के अंदर काम कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब प्रॉब्लम क्या है लॉजिस्टिक के अंदर कि हर नई आने वाली कंपनी, देखिए हमारा जो इंडस्ट्री साइज़ है, जो पार्सल साइज़ है वो वही है, ठीक है, वो अभी इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि उल्टा डिक्रीज़ हो गया है, चूँकि लोगों की बाइंग पावर थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। अब लोग क्या करते हैं, लॉजिस्टिक ने जाहिर है कुछ ना कुछ अपना सेटअप कॉस्ट पूरी करनी है, अपने ब्रेक इवन पे जाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो पार्सल ऑनबोर्ड करने हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो अपने रेट्स, लेट से एक कोरियर 100 रुपये में लाहौर के अंदर पार्सल दे रहा है, वो 80 रुपये में ऑफ़र कर देगा। अब जब वो 80 रुपये में ऑफ़र करेगा तो अब उसने अपनी फ्यूल कॉस्ट, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना है। तो उसके अंदर क्या करता है कि वो लोगों पार्सल्स ब्रांड से ऑनबोर्ड ले लेते हैं बट लोगों को प्रॉपरली डिलीवर नहीं करते, जिसके अंदर वो अपैरल हो, वो शूज़ हो या वो स्किन केयर आइटम हो, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब वो हिट पार्टी होती है क्लाइंट को। अब हमारा भी यही चैलेंज होता है कि हमें मतलब जब जैसे देखें हमने सेल्स तो लैंड करवा दी, लेकिन जब वो रिटर्न हो जाएगा तो वो हमारे लिए भी हिट है और ब्रांड के लिए तो है ही, क्योंकि उसने एक तो सेल को ग्रैब करने के लिए पैसे खर्च किए, फिर सेल उस डिलीवर करने के लिए पैसे खर्च किए। अब एजेंस लॉजिस्टिक पे पैसे बचाते हुए
क्लाइंट को भी हिट होगी और वो लॉजिस्टिक भी फ्यूचर में हिट पे है, ठीक है। तो मेरी ये लॉजिस्टिक से रिक्वेस्ट है कि रेट्स गिराने वाली जो मोनोपोली है उसके ऊपर ना काम किया जाए, हम सर्विस के ऊपर काम सर्विस पे काम करें, Exactly. क्वालिटी पे काम करें। एंड जब आप क्वालिटी पे काम करते हैं तो डेफिनेटली जो कंपटीशन है, बेसिकली कंपटीशन जो है वो मेरिट पे जो है वो होना चाहिए क्वालिटी का। क्वालिटी का, एग्जैक्टली, नॉट Since you ऑन बिल्कुल सर्विस फीस। यस, क्योंकि अभी इसी तरह अगर व्हेन इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी, हाउ हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क्स कि आपके पास अगर सेम स्कोप में दो ब्रांड्स आते हैं, एक ब्रांड जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है, एक स्टार्टअप है, लेकिन आपने कहा कि स्टार्टअप भी आपको अफोर्ड कर सकता है, अब आपकी जो टीम है वो इक्विप्ड है, एक्सपर्टीज है उनकी, तो running an Ozify or running a company like Ozify in the current situation of the economical crisis which we are going through, I understand that when you provide services in the local market, your expense to the revenue का जो रेशो है वो बहुत कम रह जाता है। Exactly. तो उस चीज़ को कैसे उस चीज़ को कैसे ज़ोएब मलिक उस चीज़ को कैसे देखते हैं, उस चीज़ को कैसे डील करते हैं, एंड हाउ डू यू डू जस्टिस टू दैट? देखिए उमर, आप भी इस इंडस्ट्री में मतलब एक टाइम से काम कर रहे हैं, आपको भी पता है कि सारे क्लाइंट से पैसे नहीं कमाए जाने, ठीक है। तो हमने अपने आप को एक मतलब आपने, मैंने और हमारे से रिलेटेड जो इस एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे से जानते हैं कि यार इस ब्रांड को बड़ा करेंगे तो ये पैसे लेके आएगा। अभी ये स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो मैं समझता हूँ कि फिर ये डिसलॉयल्टी होगी कि वो स्टार्टअप था और हमने उसको सर्विस नहीं दी और कम पैसों का लालच देकर ऑनबोर्ड तो कर लिया कि यार चलो 10-20-50 हज़ार रुपया तो आ रहा है ना, तो इसको ऑनबोर्ड करते हैं, काम नहीं करते हैं, वो डिसलॉयल्टी है। लेकिन अगर आप उसको लॉयल्टी के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ काम करते हैं, विच वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग ऑलरेडी, तो वो आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल होता है आपके लिए। जैसे हमने एक मतलब हमारे पास बहुत सी ऐसी केस स्टडीज़ हैं विच वी आर ऑल्सो गोइंग टू पब्लिश ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर सोशल चैनल, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट से लिए। स्टार्ट से मुराद ये कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख सेल करने वाले ब्रांड थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको 10 से 15 मिलियन के सर्कल में ले गए हुए हैं, ठीक है। जो हमारी केस स्टडीज़ है जिसके ऊपर हम उन क्लाइंट्स के साथ मतलब आने वाले दिनों के अंदर उनकी फीडबैक लेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओजीफाई के साथ, ओजीफाई ने उनको कैसे सर्विस दी और कितनी पैसों से स्टार्ट लिया और आज इनवॉइसेस किस लेवल के ऊपर उनके साथ बन गए। यस, ट्रू टेस्टिमोनियल्स यू शुड, बिकॉज देखिए अगर ये दिस इज अ बेबी प्रोजेक्ट बेसिकली। Exactly. आपके पास एक स्टार्टअप आता है और आप उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि स्टार्टअप ये सोच रहा होता है कि क्योंकि मैं छोटा और इनके पास बड़े ब्रांड होते हैं, इन्होंने मेरे ऊपर कोई इंटरनीस वगैरह लगाए हुए हैं और इस तरह के मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो इस तरह की टेस्टिमोनियल्स, इस तरह की केस स्टडीज विल हेल्प यू इन गेटिंग द क्रेडिट, बिकॉज दिस इज हाउ, बिकॉज दैट इज द अचीवमेंट, दैट इज द एक्नॉलेजमेंट यू विल गेट। पैसा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ग्रो करने से आपको आ रहा होगा, लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगी हुई है उससे आपको अप्रिसिएशन वगैरह भी चाहिए। मुझे बताएं, आपने बताया अर्लियर कि आपने पीआर की सर्विसेज शूट की स्टार्ट की हैं, तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। आज आप जो एक नया इंस्टा का एक सेक्शन आया, रील्स कंटेंट, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, कितना ज़रूरी है और क्या रोल प्ले करता है? कंटेंट स्टैटिक ज़्यादा प्ले करता है, वीडियो ज़्यादा प्ले करता है, या रील्स वगैरह जो है ज़्यादा रोल प्ले करती है? क्या इनकी बाइफिगरेशन है? थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वैसे इस जो मैंने ये सर्विसेज को स्टार्ट लिया या हमने एज बीइंग अ ओजीफाई या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट सोचा कि हमने पीआर भी करनी है, हमने प्रोडक्ट शूट भी करना है, उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि हमें 360 के ऊपर जाने का हमारा मकसद क्या था। तो हमने बेसिकली सोचा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शूट तो कहीं और से करवा लेते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं होता, ठीक है। ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है, Blame game एजेंसी start कहती हो है, जाती ये है। लैंडस्केप था, ये पोर्ट्रेट था। यस ट्रू। ठीक है। तो वो फिर क्लाइंट परेशान हो जाता है कि यार अब मैंने क्या करना था, मैंने तो 3 लाख 5 लाख 10 लाख शूट पे खर्च कर दिया, अब आप ये तो क्या है ये बेचो। यही बेचो। वो फिर हमारे लिए समहाउ उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। असल में अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने पैरामीटर्स ख़राब किए हैं ना। जैसे आपने बोला कि अब मतलब पिछली हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड बात है कि आपने कहा कि आप स्टार्टअप को और इंटरप्राइज को एक साथ कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो चूँकि वो हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने कुछ ऐसे नॉर्म्स क्रिएट कर दिए कि स्टार्टअप आएगा तो उसको तबाह करके या उसके साथ खेल के उसको वापस भेज देंगे। इसी तरह हम लोगों से शूट लेते हैं जब, तो शूट या तो नहीं ठीक होता या बस या खाना पूरी हुई होती है, खाना बस। पूरी हुई होती है।
तो हमने ये सोचा कि यार हम 360 की अगर बात करते हैं तो दिस सर्विसेज ऑल्सो पार्ट ऑफ 360 सर्विसेज ना। तो हमने फिर PR और प्रोडक्ट शूट को ले लिया। अब उसके अंदर कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसको ज़रूरत होती है रील्स की, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक के ऊपर चले जाते हैं। बट जो मैं लास्ट वीक के अंदर भी फेसबुक मेटा को थोड़ा स्टडी कर रहा था और मेरी एक डिटेल्ड कॉल मेटा के साथ चली ऑलमोस्ट 49-48 मिनट्स की, जिसमें उनसे भी बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन मेरी हुई। तो वो मेटा की टीम ये कह रही थी कि आपको रील्स के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्टैटिक पे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेरी उनसे उस पर डिस्कशन हुई, तो वो ये बड़ी मेरे लिए एक अलार्मिंग बात थी कि फेसबुक की टीम मुझे ये कह रही है कि अच्छा चले, अगर उस पर स्टैटिक चल रहा है तो आप उस पर स्टैटिक चला रहे हैं, लेकिन मोस्टली रील के ऊपर काम करें, ठीक है। तो ये एक ब्रांड की नोयत के ऊपर ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी मैं कहूँगा कि नहीं है ऐसा, ये ब्रांड टू ब्रांड है। Actually, my experience is this कि I was also thinking this कि Insta अगर Insta ये चाहता है कि in order to promote that reel section, that is the reason that it is giving you an extraordinary reach. Yes. What I have said, मैंने जितने भी डैशबोर्ड्स ओपन किए, जितनी भी इनसाइट्स पेजेस की देखी या देख रहा हूँ, उसमें रील्स को ज़्यादा रीच मिलने का और ये बहुत ज़्यादा है। मैं ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि अगर कहीं पे रीच स्टार्टिंग पे 100 है तो उधर ही उसी प्रोडक्ट के ऊपर जब हम रील्स बना के लगा रहे हैं तो वो थाउजेंड्स में चली जाती है। अब उसका एक रीज़न ये भी है, व्हाट आई थिंक इज दिस, बिकॉज people are now exploring this new section of reels. Exactly. जैसे कि YouTube का एक सेक्शन है शॉर्ट्स। Yes. अब अगर मैंने टाइम पास करना है, आई वांट टू किल द टाइम एंड आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, तो मैं शॉर्ट्स के ऊपर क्लिक करके आई कीप स्क्रॉलिंग द शॉर्ट्स। अब नाउ दिस थिंग इज हैपनिंग इन इंस्टाग्राम कि आप इंस्टाग्राम को ओपन करके फीड पे लोग कम देख रहे हैं, रील्स पे लोग ज़्यादा देख रहे हैं। इन द मीन टाइम जो पहले लोग रील्स पे, जो पहले फीड पे वीडियोस पोस्ट करते थे, अब उन्होंने वो वीडियोस रील्स पे पोस्ट करना शुरू कर दिए। तो द ट्रेंड इज चेंजिंग, दैट इज द रीजन यू गेटिंग ए मोर ऑर्गेनिक रीच। यस ट्रू, आप सही कहते हैं कि कहीं पे स्टैटिक इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर हम एक कपड़े की बात करें, अगर हम एक एम्ब्रॉयडरी या फास्ट फैशन या इस अपैरल सेक्शन की बात करें, तो इसमें शूट की जब वीडियोस और रील्स बनती हैं तो उसमें एक 360 डिग्री व्यू आपकी वीडियो में आ रहा होता है और एक थोड़ी सी कलर और फील आ रही होती है प्रोडक्ट की। लेकिन जब हम स्किन केयर की बात करें, ऑब्वियसली स्किन केयर में थोड़ा सा ज़्यादा स्टैटिक परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि यूज़र को जो है यूज टू हो गया है वो उस पार्ट से। बट आई थिंक के दिस इज माई ओपिनियन, आई डोंट नो यू एग्री टू, आई डोंट थिंक यू एग्री ऑन दैट और नॉट, बट यूजर जनरेटेड कंटेंट हेल्प्स अस अ लॉट इन पोर्ट्रेइंग। यस, तो यूजर जनरेटेड कंटेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कि यानी कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, आपको हमेशा कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है जो अगले के साथ रिलेट करे और यूज़र बोर ना हो। अगर मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी AI का दौर है और आप एक चीज़ लेना चाहते हैं, एक चीज़ को सर्च करते हैं या उस चीज़ के बारे में मैंने जो चीज़ फील की है, मैं मतलब उसको लैपटॉप पे सर्च करूं या इवन बात भी कर रहा होता तो मुझे उससे रिलेटेड कंटेंट मिलना शुरू होता है, ठीक है। इट्स ट्रू, ठीक है। और ये अभी राइट नाउ हो रहा है, हम AI मशीन लर्निंग के ऊपर इतना एडवांस लेवल पे चले गए हुए हैं, ठीक है। तो जब इन सारी चीज़ों की बात होती है, जब तक आप वो वाला कंटेंट जनरेट नहीं करेंगे, लोग अपने आप को उस चीज़ से रिलेट नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते ना। आपकी प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बोटलनेक है, उसे निकलने के लिए यू नीड टू डू अ रिसर्च एंड देन एंड द कंटेंट हेल्प्स अस अ लॉट। एग्जैक्टली। ये बताएं कि आप जो वीडियो एड्स चलाते हैं, ठीक है, वीडियो मिनिमम क्या आप एक मार्केटियर को या एक ब्रांड को क्या सजेस्ट कर दें कि एक वीडियो कितने मिनिमम कितने सेकंड्स की होनी चाहिए या मैक्सिमम कितने सेकंड्स की होनी चाहिए, बिकॉज ताकि जो नेसेसरी हो, ताकि यूज़र बोर भी ना हो रहा हो और यूज़र देख भी रहा हो, कंटेंट ज़्यादा बन रहा है, दिख कम रहा है। अच्छा देखिए, मैंने जो भी लास्ट स्टडी की थी उस पर मैंने देखा कि जो गूगल कह रहा है बेसिकली कि मोस्टली लोग 7 to 10 सेकंड की वीडियो देखते हैं, उसके बाद वो स्विच कर जाते हैं, ठीक है। रील्स की भी बात करें तो रील्स भी 15, 19, 25 मतलब लेस देन 30 सेकंड्स की रील्स बन रही होती हैं। बहुत कम रील्स ऐसी हैं जो कि आपको 1 मिनट की मिलेगी, मेरा ख्याल है 1 मिनट की शायद होती नहीं है, ठीक है। तो जितना शॉर्ट वीडियो होगी, जितनी आपके प्रॉब्लम से रेलिवेंट वीडियो होगी, उतनी कन्वर्जन रेट आपकी ज़्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ अगर हम ब्रांड बात करें,
ठीक है। शॉर्ट वीडियो के अंदर आपका पैगाम, आपका मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं कस्टमर को, जितना अर्ली मिल जाएगा आपकी कन्वर्जन उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। तो आई वुड से कि शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका मैसेज कन्वे हो और आपका देखिए एंड ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैच्योर करना। अगर हम ब्रांड की ई-कॉमर्स की बात करें तो आप वीडियोज़ इसीलिए बना रहे होते हैं और कि आपकी प्रोडक्ट क्लियर हो जाए कस्टमर को और वो फ़ौरन से बाय कर ले, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो मैसेज बहुत ज़रूरी है। वेल ठीक है, दिस इज फील समिट, आपके कंटेंट बहुत ज़रूरी है, शूट अच्छा होना चाहिए, और अगर आप एक 360 डिग्री एजेंसी से काम करवाते हैं तो डेफिनेटली एजेंसी के पास पूरी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग बना के प्राइस रख के ला के जो मार्केटियर्स को देते हैं या जो टेक्नो मार्केटियर्स को देते हैं, तो when you are going to make the product, you should make the agency part of it as well. This is what we are going to make and this is what is going to happen. And more importantly, I think both of us we will agree on this point कि सीजन का कैलेंडर एक बना देना चाहिए, और टाइमली ई कॉमर्स, इट्स अबाउट टाइम पे ही चीज़ आनी चाहिए, टाइम पे ही सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। बिकॉज हम लोग, मुझे लगता है कि हम प्रोडक्ट आज शूट कर रहे होते हैं, वो आ कब रहा होता है, वो बिक कब रहा होता है, इंडस्ट्री में हम देख नहीं रहे होते हैं, क्योंकि देखें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, और कुछ लोगों की प्रायोरिटी भी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही है कि कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं कि जो कि बैठे हुए मार्केट में एंड दे हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड दे आर इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 4-5 डेकेड्स। क्योंकि अब ई कॉमर्स में तो आई कैन फाइट विद यू, बट अगर मुझे पता चले कि ऑजीफाई के साथ में एज एन ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर तो फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस यहाँ पे ये भी देखा जाता है ऑजीफाई के पीछे कौन सा बहुत बड़ा ग्रुप है, बिल्कुल उस ग्रुप की बेसिस के ऊपर एक ट्रस्ट बनता है और उसके बाद एक अपना एक वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो ये सारी चीज़ें इट डज मैटर अ लॉट कि हमें अपने कंपटीटर्स को देखते हुए अपने आप को इम्प्रोवाइज करना चाहिए और इवॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। सो आई विल ट्राई टू सम अप बिकॉज टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो मुझे ये बताएं कि इस इंडस्ट्री ने जोएब मलिक को बहुत कुछ दिया है, डू यू एग्री ऑन दैट? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल agree। व्हाट इज योर प्लान, हाउ आर यू प्लानिंग टू रिटर्न समथिंग टू द इंडस्ट्री? बिल्कुल ठीक है, आई वुड लव टू शेयर दिस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी पूरी इंटायर मतलब जो एक मेरा प्लान था उसको मैंने कैरियर जर्नी जो है बेसिकली थ्रू से बहुत जल्दी फुलफिल कर लिया। अगर आप इन टर्म्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप 2 साल 3 साल के अंदर अपने आप को इतना ग्रूम कर लेते हैं, इतनी ग्रोथ कर लेते हैं कि आप 25-30 लोगों को 35 लोगों को सैलरी देने के काबिल हो जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और इस दौर में जब पीपल आर किकिंग आउट द रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, फ्यूल महंगा हो रहा है, अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि मेरी टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि एक ऑफिस बॉय अगर मोटरसाइकिल पे आता है तो जितनी उसकी सैलरी मुझे लग रहा है आता है तो पेट्रोल पे जाना शुरू हो जाएगा। पेट्रोल पे जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मैं कल बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, कल एक ट्विटर पे देख रहा था, 2 ऑफिसेज थे कराची के जो वेल स्टेबल, देखने में पता चला था कि अच्छी कंपनी के ऑफिसेज हैं, और वो उन्होंने ये ऑप्शन दी हुई थी कि हम इसको वर्क फ्रॉम होम पे जा रहे हैं और हम इसको रेंट करना चाह रहे हैं टू मीट आवर एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारी ये सिचुएशन हो गई हुई है, तो हम इस सिचुएशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 35 लोगों को 32-35 लोगों को सैलरीज दे रहे हैं, ऑफिस भी चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं। तो ये किसी भी और इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। जबकि प्रॉफिट शेयर भी हमारा बहुत कम है सर्विस इंडस्ट्री का, और हमारी एज भी कम है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ इट्स नॉट अ प्रोडक्ट वेयर यू परफॉर्म 10 साल। हाँ, मतलब आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी को 2 साल हो गए और आज हमारा फॉर्चुनेटली आज हम दूसरे साल का डिनर सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, आपकी कंपनी को और ग्रो करवाए, और इसी तरह एक नेक रीति के साथ, एक अच्छी सोच के साथ लेके आप इस कंपनी को चलें और माशाल्लाह ग्रो करें। तो जो अगर कोई भी बंदा जो he or she wants to start his career, so they can come and drop their CV on your social media pages, and Zoeb Malik and Ozify are ready to give this back to the industry. 100% we are ready. We are planning to serve all kind of जो young people हैं उनको हम सर्व करने के लिए रेडी हैं, और हम एक प्रॉपर ऑफिस अलग से सेटअप करने जा रहे हैं। एक वेंचर किसी के साथ हम प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली जॉइंट वेंचर होगा जिसके अंदर हम एक ऑफिस को भी मतलब रेडी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ IT, ई-कॉमर्स, SEO, मार्केटिंग और इन सारी सर्विसेज के ऊपर सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जो उसमें ट्रेन होगा, जो उसमें मतलब उसके बाद अगर ओजीफाई के साथ अलाइन होकर काम भी करना चाहेगा
तो वी ऑल्सो ओपन फॉर इट. internship program है उसके बाद you will be hiring people and definitely this is the process where you find out people those who are smart, intelligent and they have common sense because what I see this in this industry हमारे culture में common sense नहीं है. बिल्कुल हम ऐसे लोग donkey work को तरजीह देते हैं instead of smart work. बिल्कुल ऐसी है. Well, that is great. I wish you best of the luck. Please have a great dinner. I wish you कि आपका बड़ा Thank you dinner very much, अच्छा हो. Umair. Thank you. और इंशाल्लाह ताला thank you for coming. We'll try to keep one more session. Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you. थैंक यू जी.